नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों, मित्रों और साथियों। प्रवीण चारण एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, उपस्थित है। एक महत्वपूर्ण वंश को लेकर, जो वंश है गोहिल वंश। इतिहास की पराकाष्ठा ने इतिहास के इस संग्राम में एक नई स्थिति तक पहुंचा दिया, और वो स्थिति है गोहिल वंश। आप यकीन मानिए कि आज हिंदुस्तान में जितने भी राजवंश पढ़े जाते हैं, मौर्य हो गए, गुप्त हो गए, दक्षिण भारत के आप महत्वपूर्ण संगम काल के वंशज, और राजस्थान का एक वंश गोहिल वंश। कर्नल टॉड तो यहाँ तक लिखते हैं कि दुनिया का इतिहास पढ़ लिया, विश्व के इतिहास पढ़ लिया, भारत का इतिहास पढ़ लिया और राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ा तो आपने यकीनन कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन इसी प्रक्रिया में मैं यहाँ से ये कहूँ, टॉड के अनुसार, कि आपने गोहिलों का इतिहास नहीं पढ़ा, आपने सिसोदियों का इतिहास नहीं पढ़ा, आपने मेवाड़ राजवंश नहीं पढ़ा, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ से बात शुरू करता हूँ। इस वंश की पराकाष्ठा से बात शुरू होती है। ये अपने आप को रघुकुल का वंशज मानते हैं, ये अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते हैं। तब एक बात याद आती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। इसी परंपरा के लिए जानी जाती है गोहिल वंश की परंपरा और राजस्थान की अमिट परंपरा। तो गोहिल वंश, यहाँ से ये लिखूं, मेवाड़ वंश या मेवाड़ साम्राज्य, तो भी गलत नहीं होगा। लंबा चौड़ा साम्राज्य रहा है गोहिलों का। तो कौन सा क्षेत्र मेवाड़ में आता है, जरा गौर फरमाइएगा साहब। ये एक प्रारूप राजस्थान का है हमारे सामने। हम फोकस करेंगे तो ये वाला क्षेत्र हम मेवाड़ के अंतर्गत रखते हैं, मूलतः मेवाड़, जिसमें चित्तौड़, ये उदयपुर, ये वाला राजसमंद, और ये क्षेत्र ले सकते हो आप प्रतापगढ़। ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र आते हैं मेवाड़ के अंतर्गत। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण। ये तीनों क्षेत्र तो मेवाड़ के अंतर्गत रहे ही रहे। प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी आया, कभी डूंगरपुर का क्षेत्र भी आया, और कभी कभी ये क्षेत्र सिरोही तक पर भी पहुंचा। तो ये सब गोहिल वंश के अंतर्गत आए। ये गोहिल वंश में महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता था। और कैसे शुरुआत हुई गोहिलों की, क्या ऐसा महत्वपूर्ण कारण रहा जो गोहिलों को यहाँ तक ले आया, अपन इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है गोहिल वंश। यहाँ से तसल्ली से गौर फरमाएं और देखें क्या है गोहिल। यहाँ मैप पे कोई चीज़ बतानी अनिवार्य होगी, अब हम इस मैप के अंतर्गत बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर, वंश कौन सा, गोहिल। तो निश्चित रूप से इस वंश का संस्थापक कौन रहा होगा, गोहिल। नाम से स्पष्ट है कि गोहिल इस वंश का संस्थापक है। गोहिल वंश 566 ईस्वी से 1947 तक इस क्षेत्र में रहा। 566 से 1945 तक। तो आप एक चीज और गौर करना, यहां तक जब इसका साम्राज्य रहा, तो इसी प्रक्रिया में आगे हम ये चीज कह सकते हैं कि विश्व में एक ही क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन, विश्व में एक ही क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किसी वंश ने किया हो तो वो गोहिल ने किया। गोहिल, जिनका शासनकाल 566 से 586 ईस्वी माना जाता है। ठीक, गोहिल के पिता का नाम भी, देखिए, वैसे तो हम पूर्णतः नहीं कह सकते, लेकिन कहीं कहीं पर इनके पिता का उल्लेख मिलता है, और शिलादित्य के रूप
किसके रूप में? पिता का नाम शिलादित्य बताते हैं और माता का नाम पुष्पावती, ऐसा कुछ नाम भी बताया करते हैं, लेकिन इतने अपने अनिवार्य नहीं है। कहते हैं कि इन दोनों ने, गुहिल के पिता और इन दोनों ने अपने बच्चे को गुफाओं में पाला। इसमें गुफाओं में, इसलिए उसका नाम गुहिल हो गया। ठीक, इसलिए वो गुहिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी नागदा। कौन सी थी? जो वर्तमान कहाँ पर है? उदयपुर में। इनकी प्रारंभिक राजधानी, इनकी प्रारंभिक बात करें तो कुलदेवी, इनकी कुलदेवी, इनकी आराध्य देवी और इनके कुल देवता। ये प्रश्न गुहिल वंश को लेकर स्पेशली पूछे जाते रहे। कुल देवता कौन? कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवी और कुल देवता। तो कुल देवी है बाण माता। कौन है? बाण माता। ये जगदम्बा जिसको बोलते हो, जगदम्बा माता, और इनके कुल देवता जो हैं वो है एकलिंग जी। कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। तो बाण माता, अंबिका, इन्हें चाहे जगदम्बा बोल दो, चाहे एक प्रचलित नाम जो था वो नाम था अंबिका, अंबिका माता। अंबा बोल दो, चाहे जगदम्बा की जगह अगर यहाँ पर अंबा बोलेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो अंबा माता, एकलिंग जी और बाण माता, ये तीन, वो दो, एक कुलदेवी होगी, एक आराध्य देवी होगी और एक कुल देवता होगी। ठीक है, इनका मंदिर केलवाड़ा के अंदर है। जो राजसमंद प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पर है? केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहाँ है? राजसमंद। ठीक, अंबा या अंबिका माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जगत में है। कहाँ पर है? जगत। कौन सी जगह पर है? जगत में। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ये उदयपुर में ही है जगत, और इस जगत को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। क्या बोलते हैं साहब? मेवाड़ का खजुराहो। गौर करना एक बात पर, जगत को मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। वैसे राजस्थान का जो खजुराहो है वो है बाड़मेर में किराड़ू जी। कौन से स्थान पर? किराड़ू जी। राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू जी, और कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर। ये गौर करने की बातें हैं। ठीक है, लेकिन जगत जो स्थल है वो उदयपुर में है। यहाँ पर अंबिका माता का मंदिर है और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और इसका निर्माण जो अपन आगे पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण शासक ने करवाया था, जिस शासक का नाम है अल्लट। ठीक, ये कुलदेवता एकलिंग जी, जिनके बारे में ये कहा करते हैं कि हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। शासन कौन करते हैं? एकलिंग जी। सत्ता में कौन है? एकलिंग जी। हम तो मात्र और मात्र क्या हैं? इनके दीवान हैं। और एकलिंग जी का कैलाशपुरी के अंदर, कैलाश मंदिर जिसे बोलते हो, कैलाशपुरी के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है, यानी नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में इनका एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर लकड़ी का शिवलिंग है। किसका शिवलिंग है? लकड़ी का, लकड़ी का शिवलिंग बना हुआ है, लकड़ी का शिवलिंग। ओके साहब, गौर करना, लकड़ी का शिवलिंग। तीन चीजें गौर करना, कुलदेवी बाण माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में है। इनकी आराध्य देवी अंबिका, अंबा या जगदम्बा या अंबिका अंबा के नाम से आप याद रख सकते हैं, जिनका मंदिर जगत या जगत लिखा मैंने, उदयपुर में है। अल्लट ने बनवाया, प्रसिद्ध शासक है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और कुल देवता एकलिंग जी है, नाथ द्वारा कैलाशपुरी में जिनका प्रसिद्ध मंदिर है, बुप्पा रावल के द्वारा बनाया गया मंदिर है, और लकड़ी का एकमात्र शिवलिंग भारत में देखने को मिलता है। तो ये कुछ जानकारी, छोटी मोटी जानकारियां, आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी को। इसी प्रक्रिया में जब आगे बढ़ेंगे तो आप एक चीज गौर करना, एक चीज याद रखना, हिंदुआ सूरज की संज्ञा इनको दी गई। इनका चिन्ह जो है वो है भाला, राज चिन्ह।
राज चिन्ह, राज चिन्ह आप बोलते हो क्या है? भाला है। इनका प्रसिद्ध जो कथन है, राज कथन या जिसे कथन बोलते वो प्रसिद्ध है कि जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे धर्म को, ताहि राखे करतार। ये इनका प्रसिद्ध कथन है जो बहुत ही प्रचलित है, जो प्रसिद्ध है। क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को और ताहि राखे करतार। ये एक महत्वपूर्ण कथन है, इनका गोहिल वंश के प्रमुख कथन में से शामिल रहा है। इन्होंने सदा इस पर विशेष ध्यान दिया है और ये एक महत्वपूर्ण वंश है। भाला ले लो, जो दृढ़ राखे धर्म को और ताहि राखे करतार। अर्थ है कि जो अपने धर्म को मजबूत रखता है, जो अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, उसको करतार यानी ईश्वर भगवान एकलिंग जी उनकी सुरक्षा सदा करते हैं। उनको उसके धर्म को कभी भी ईश्वर नष्ट नहीं होने देते हैं। और इसी परंपरा से गोहिलों ने अपना शौर्य और पराक्रम का जो जोर है वो दिखाना शुरू किया और उनकी तलवारों की चमक ने राजस्थान के इतिहास में रोज नए कीर्तिमान स्थापित किए। और वो कीर्तिमान क्या क्या है? वो कीर्तिमान हमें पता चलते हैं। गोहिल से शुरुआत होने के बाद इनका विशेष तौर से कोई बड़ा ऐसा योगदान नहीं है जो इतिहास में पढ़ा जाए। सिर्फ संस्थापक के तौर पे हम गोहिल को पढ़ रहे हैं। और एक व्यक्ति सत्ता में आया किसकी कृपा से? हरित ऋषि की कृपा से। एक ऋषि थे जिनका नाम था हरित ऋषि। हरित ऋषि की कृपा से एक व्यक्ति, कहते हैं कि पशुपालन करने वाला एक मजबूत विराट वृहत शरीर का व्यक्ति, एक पुरुष उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व और न्यायप्रियता के कारण प्रचलित था, प्रसिद्ध था। अचानक एक दिन वो हरित ऋषि से मिला और हरित ऋषि ने उनसे कहा कि तुम्हारे हाथों में तो राजयोग के योग बन रहे हैं, तुम राजा जरूर बनोगे। तो हरित ऋषि से आशीर्वाद लेकर सेना इकट्ठी करके गोहिल वंश को मजबूती के साथ और वास्तविक संस्थापक के रूप में, तो ये तो थे संस्थापक। कौन थे? संस्थापक। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से नागदा के अंदर, कहाँ पर? नागदा। नागदा में गोहिल वंश की स्थापना कर डाली। किस वंश की स्थापना? यानी वास्तविक स्थापना। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक। कैसा संस्थापक? वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। और बप्पा रावल यहाँ से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। बप्पा रावल, जिनका एक नाम कालभोज भी है। क्या नाम है? कालभोज। कहीं पर इनकी उपाधि बप्पा इनकी उपाधि बताई गई और कहीं पर कालभोज इनकी उपाधि बताई गई, लेकिन दोनों ही नाम प्रचलन में रहे, कालभोज और बप्पा रावल। ये दोनों ही नाम प्रचलन में रहे। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में कहते हैं किंवदंती है। कितनी सत्य है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन एक किंवदंती बड़ी प्रचलित हुई कि इनके शरीर पर इनको लंबी चौड़ी धोती चाहिए होती थी, जो आज 20-30 आदमियों को जितना एक धोती बनाने में कपड़ा चाहिए, जितना अकेले इनको चाहिए होता था। जितना उस समय आज भोजन में जो 50 व्यक्ति खा जाते हैं, इतना अकेले बप्पा रावल खा जाया करते थे। कहते हैं कि उनकी पगड़ी के अंदर आज 50 आदमियों की जितनी पगड़ियों में कपड़ा लगता है, इतना बप्पा रावल के इस प्रक्रिया में लग जाया करता था। तो ये तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बप्पा रावल का इतिहास है। ये बप्पा रावल एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी के रूप में यहाँ स्थित हैं। और बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी कौन सी बनाई? नागदा बनाई। इनको आशीर्वाद किन से मिला? हरित ऋषि से मिला। कालभोज जी का अन्य नाम हो सकता है, इनकी उपाधि हो सकती है। और इनका जो काल है बप्पा रावल का, इनका बप्पा रावल का वो काल है मुख्य रूप से 734 से 753 ईस्वी के मध्य रहे। और इनका सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है जुनैद, अरब का एक शासक था जुनैद को पराजित करना। किसको पराजित करना? वर्तमान बोर्ड की पुस्तकें कहती है कि अरब के शासक जुनैद को पराजित किया,
लगभग 737-38 तारीख मिलती है, लेकिन तारीख के अंदर इतना ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा तथ्यात्मक नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि जुनैद पराजित हुआ और कहते हैं कि पहला विदेशी विवाह भी राजस्थान में हुआ। बप्पा रावल ने मुस्लिम कन्या जुनैद की कन्या से विवाह किया। बप्पा रावल ने मुस्लिम कन्या से विवाह किया था, जुनैद की कन्या से, और जुनैद इसमें पराजित हुआ था। और बप्पा रावल का साथ देने वाला व्यक्ति था नागभट्ट। मैंने पहले भी प्रतिहारों में पढ़ाया, नागभट्ट प्रथम, इसने साथ दिया था नागभट्ट प्रथम ने। तो ये जुनैद पराजित हो गया और बप्पा रावल ने इस प्रारंभिक खुशी में सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। सोने के सिक्कों का प्रचलन बप्पा रावल के काल में हुआ, 737-38 में हुआ। और इसी काल में इन्होंने चित्तौड़ के मौर्य शासक, किसको? मानमोरी से चित्तौड़ के शासक ये उदयपुर नागदा से निकले और चित्तौड़ पर आ गए। नागदा से कहाँ पहुंच गए? चित्तौड़। मानमोरी से मौर्य शासक, मानमोरी कैसा शासक है? मौर्य। क्या छीन लिया? चित्तौड़ का दुर्ग छीन लिया। कौन सा दुर्ग छीन लिया? चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग मानमोरी से छीनकर चित्तौड़ को राजधानी तो नहीं बनाया, लेकिन चित्तौड़ का दुर्ग इनके अधिकार में आ गया। सोने के सिक्कों का प्रचलन हो गया, जुनैद को पराजित कर दिया, वास्तविक संस्थापक हो गए, नागदा को राजधानी बना दिया और हारित ऋषि की कृपा इन पर बरसने लगी। और इस प्रकार से गुहिल वंश का पहला और महत्वपूर्ण शासक, जिसने अपने विराट विशाल शरीर के साथ और पराक्रमी और कूटनीति रणनीति के दम पर पूरे वर्तमान मेवाड़ की सीमाओं से बाहर निकलकर हर सत्ता को चैलेंज किया, हर सत्ता का एक वर्चस्व था वो कम किया और मेवाड़ की इस गुहिल शाखा और परंपरा का वर्चस्व बढ़ा दिया। आगे हम गुहिल वंश की शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से तलवारों की खनक और तेज हो जाएगी, घोड़ों की टापों की आवाज़ का एक नया सुरीला स्वर जो राजस्थान के इतिहास की पराकाष्ठा को बहुत आगे तक ले जाएगा। बने रहिए प्रवीण चारण के साथ। यूं ही कल इसी प्रक्रिया में फिर आपके बीच रहूँगा कुछ महत्वपूर्ण शासकों के साथ। जय हिंद, जय भारत।